नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले प्रमुख युद्धों के बारे में। राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के युद्ध, जिसमें से हर एग्जाम से यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख युद्धों को हम एक साथ कर लेंगे, लगभग 30-35 युद्ध हैं और सभी को विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कोई प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्रम से, एक क्रम चलते हुए हम सारे के सारे युद्ध पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे जो इसमें युद्ध हुए थे राजस्थान से संबंधित उन युद्धों की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो एक युद्ध हुआ था रणथंभौर का युद्ध। मध्यकालीन भारत से लेके जितने भी युद्ध हैं ये सारे के सारे अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। अब शासकों की बात करें तो रणथंभौर का इस समय शासक था हमीरदेव। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो हमीरदेव यहाँ का शासक था। इस हमीरदेव के दो सेनापति थे, एक का नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल। क्योंकि कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि रणमल और रतिपाल किस राज्य से संबंधित थे या किस शासक से संबंधित थे, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। जब यह युद्ध हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस समय दिल्ली का सुल्तान था। टाइम पीरियड की बात करें तो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। युद्ध के कारण भी 2-3 हैं। अलाउद्दीन खिलजी का इसका पहले जो दिल्ली का शासक था वो इसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, और इस जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की नींव डाली थी। इस जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव पर आक्रमण किया था 1291 ईस्वी में, और आक्रमण करने का कारण है कि साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। राजपुताना में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन राजपुताने में आने से पहले सबसे पहले रणथंभौर पर आना था। तो 1291 में जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, इस आक्रमण में हमीरदेव ने इस जलालुद्दीन खिलजी से पराजय नहीं ली, यानी जलालुद्दीन खिलजी इसमें जीत नहीं पाया और दुर्ग का घेरा लंबा चलता रहा। लेकिन जब जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली, तब इस जलालुद्दीन खिलजी ने ये एक शर्त रख दी कि जब तक मैं रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं अन्न और भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब जीतना तो मुश्किल था, तो जलालुद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने एक नकली दुर्ग बनाया रणथंभौर जैसा, और इसी नकली दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी तलवार से ध्वस्त किया था। और उसके बाद इसने एक स्टेटमेंट भी बोली थी। इसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। खैर ये तो जब हार गया, इसकी जीत नहीं हुई, रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया, तो इसने ये बात बोल दी। अब एक तो कारण हो गया ये, तो अलाउद्दीन खिलजी अब आक्रमण करेगा क्योंकि ये जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में, और इस गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान, नुसरत खान और इसके अलावा जो जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल दिल्ली में आए थे, एक उनका नेता था मोहम्मद शाह। तो जब गुजरात अभियान में वहां की लूट की सामग्री प्राप्त हुई, तो इसी लूट की सामग्री के कारण मंगोल नेता मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनके बीच में कोई टकराव हो जाता है। यहाँ पर मोहम्मद शाह, एक मंगोल नेता था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह कुछ सैनिकों को मारकर भाग के शरण ले लेता है हमीरदेव के पास। इसका एक साथी भी था जिसका नाम था केहब। अब मोहम्मद शाह शरण में आ गया हमीरदेव के, और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव के पास संदेश भिजवाया कि इस मोहम्मद शाह को मेरे हवाले कर दो। लेकिन हमीरदेव ने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को लौटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अब जब इनकार कर दिया तो 1299 में गुजरात अभियान हुआ था, और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया इस रणथंभौर दुर्ग पर, जहां पर हमीरदेव था। दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। अब सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस हमीरदेव के 2 सेनापतियों
रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया और इन दोनों के विश्वासघात के कारण रणथंभौर दुर्ग के द्वार खोल दिए। और जब द्वार खोल दिए तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के अंदर प्रवेश कर गई। इस युद्ध में हमीर देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और हमीर देव की पत्नी और अन्य महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया और रणथंभौर का ये पहला जोहर था, पहला साका, रणथंभौर का पहला साका। और इसी के साथ राजस्थान का भी ये पहला साका था जो रणथंभौर में हुआ, 1301 ईस्वी में हुआ। तो ये थी रणथंभौर अभियान की प्रमुख बातें। हमीरदेव यहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कारण दो तीन है। एक तो जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। दूसरा कारण मंगोल नेता मोहम्मद शाह है हमीरदेव की शरण में चला गया और इसी कारण इस बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में ये अभियान किया। हालांकि इस अभियान में थोड़ा सा अगर और डीपली जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में ही भेज दिया था अपने दो सेनापतियों को, उलुग खां व नुसरत खां को। और जब इन दोनों ने आक्रमण किया तो इस अभियान में इस नुसरत खां की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है 1301 ईस्वी में और इन दोनों रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इस आक्रमण में रणथंभौर का पहला जो साका हुआ था, प्रथम साका, और इसी के साथ राजस्थान का भी ये पहला साका था। रणथंभौर का ये साका एकमात्र जल जोहर था जिसमें रणथंभौर के शासक हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे और रणथंभौर की जो महारानी थी, हमीरदेव की पत्नी थी, उन्होंने इसमें जल जोहर का आयोजन किया था। तो ये था राजस्थान का पहला युद्ध, रणथंभौर का युद्ध, जो कि 1301 ईस्वी में होता है। इसके बाद दूसरा प्रमुख युद्ध है चित्तौड़ का युद्ध। हालांकि चित्तौड़ के 3 युद्ध होते हैं और ये है चित्तौड़ का पहला युद्ध जो कि 1303 ईस्वी में होता है। इस समय भी दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी एक है, क्योंकि 1296 से लेकर 1316 तक जितने भी युद्ध होंगे दिल्ली के साथ वहां अलाउद्दीन खिलजी ही शासक रहेगा। इस समय चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह, रावल रतन सिंह इस समय चित्तौड़ का शासक था। 1302 में रावल रतन सिंह शासक बने थे और 1303 ईस्वी में इस चित्तौड़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस रावल रतन सिंह से संबंधित अगर व्यक्तियों की बात करें तो यहां भी 2 व्यक्ति होंगे, गोरा और बादल। अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ अभियान के पीछे जो इसका प्रमुख कारण था वो ये था दिल्ली। ये यहां पर एक राज्य था चित्तौड़। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो ये गुजरात है, ये दक्षिण है, ये मालवा है। तो दिल्ली की सेना को अगर गुजरात अभियान करना है, दक्षिण में कोई अभियान करना है, मालवा अभियान करना है, तो इन सारे अभियानों के लिए सेना है वो चित्तौड़ से होकर जाएगी, चाहे गुजरात जाएगी, दक्षिण में जाएगी या मालवा जाएगी। 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था उस समय चित्तौड़ का शासक था समर सिंह और समर सिंह ने इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना से यहां पर कर वसूल किया था और कर वसूल करने के बाद ही सेना को अपने चित्तौड़ के राज्य से जाने की अनुमति दी थी। गुजरात अभियान हो गया, वापिस लौटते हुए सेना वापिस इधर से जाएगी। इस समय यहां पर एक और राज्य था जिसका नाम था जालोर और इसका युद्ध भी अपने बाद में पढ़ेंगे। तो ये चित्तौड़ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था। इसके अलावा एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत
और इस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण था रावल रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। इस पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह चित्तौड़ अभियान किया था। दो कारण हो गए, एक तो सारे के सारे जो व्यापारिक मार्ग है वो चित्तौड़ से होकर निकलते थे, इस कारण इस चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था। दूसरा कारण मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार इस पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह चित्तौड़ अभियान किया था। चित्तौड़ अभियान होता है 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी आया, आक्रमण किया, दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन यहाँ पर भी इसे अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो इसने धोखे से दुर्ग के अंदर प्रवेश किया, जिसकी कहानी आप सबकी सुनी हुई है। धोखे से प्रवेश किया, रतन सिंह को बंदी बना लिया। इस समय पद्मिनी ने इस गोरा और बादल के सहयोग से रावल रतन सिंह को छुड़वाया और वापस चित्तौड़ दुर्ग में चले गए। बाद में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह और गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया था। और ये चित्तौड़ का पहला साका था, यानी इसमें केसरिया भी हुआ, इसमें जोहर भी हुआ। 1301 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। इस समय आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया खिजराबाद और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक भी नियुक्त किया था। तो रणथंभौर अभियान के बाद यह होता है 1303 ईस्वी का चित्तौड़ अभियान। रणमल और रतिपाल रणथंभौर से संबंधित है और गोरा और बादल ये चित्तौड़ से संबंधित है, क्योंकि ये कुछ एक ग्रुप पूछे जाते हैं, जैसे जेता और कुंपा वो मालदेव से संबंधित है, मारवाड़ के शासक से। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध है जालोर का युद्ध। और यह जालोर का युद्ध होता है 1311 ईस्वी में। जालोर का शासक था कान्हड़ देव। एक इसका पुत्र था वीरमदेव और एक यहां पर एक अन्य व्यक्ति की बात करेंगे जिसका नाम है दहिया सरदार बिक्का। तीन लोगों की यहां पर जालोर के युद्ध में बात करेंगे। 1311 ईस्वी में युद्ध हुआ तो इस समय दिल्ली का सुल्तान वही अलाउद्दीन खिलजी। कारण इसमें भी दो माने जाते हैं। पहला कारण यह था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था तो गुजरात अभियान के बाद लौटती हुई सेना को परेशान किया था कान्हड़ देव ने, इसलिए यह पहला कारण माना जाता है। लेकिन एक विद्वान हुए हैं नैणसी। इस नैणसी के अनुसार कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, इन दोनों के प्रेम संबंध थे और फिरोजा इस वीरमदेव के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव ने साफ मना कर दिया और दिल्ली से वापस आ गया जालोर। और जब जालोर आ गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में ये अभियान किया था। अभियान किया, यहां पर दहिया सरदार बिक्का ने विश्वासघात किया था, क्योंकि अपने को विश्वासघात वाले भी याद रखने हैं। रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था, दहिया सरदार बिक्का ने जालोर में विश्वासघात किया था। इसके अलावा चित्तौड़ की तरह जालोर पर आक्रमण करके इस पर अधिकार करके अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण के राज्य हैं, इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी राज्य हैं, उन पर भी अधिकार करना चाहता था। तो ये दो तीन प्रमुख कारण थे। एक तो कान्हड़ देव ने इसकी सेना को परेशान किया था, वीरमदेव और फिरोजा के प्रेम प्रसंगों के कारण भी ये अभियान माना जाता है। 1311 में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में कान्हड़ देव और वीरमदेव दोनों वीर गति को प्राप्त हुए और जालोर पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर का नाम बदलकर रख दिया जलालाबाद। इसके अलावा यहाँ पर एक
मस्जिद का भी निर्माण करवाया जो कि वर्तमान में भी मौजूद है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान और राजस्थान के प्रमुख युद्धों में तीसरा प्रमुख युद्ध। तो जालोर अभियान, क्योंकि क्रमवाइज चलते हैं तो तीसरा प्रमुख युद्ध है। तो जालोर अभियान हो गया, यहां का शासक कानरदेव और उनका पुत्र वीरमदेव। इसके बाद चौथा प्रमुख युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। अपने बात करें क्रमवाइज चलने की, क्रम से चलेंगे 1301, 1303, 1311 और उसके बाद सीधा चलते हैं सारंगपुर का युद्ध 1437 में। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध हुआ था मेवाड़ और मालवा के मध्य। मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा, जो कि एक शक्तिशाली शासक थे। स्थापत्य में इनकी बहुत रुचि थी। स्थापत्य की दृष्टि से अनेक दुर्गों का राजस्थान में निर्माण करवाया था। मालवा का शासक था महमूद खिलजी। कारणों की बात करें तो पहला कारण, दोनों की सीमा आपस में लगती थी तो दोनों ही साम्राज्य विस्तार करने के इच्छुक थे और साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करना चाहते थे। दूसरा कारण, महाराणा कुंभा का एक प्रमुख शत्रु था महपा पंवार। महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर दी थी। चाचा मेरा और महपा पंवार ने चाचा और मेरा से बदला ले लिया, लेकिन महपा पंवार चला गया महमूद खिलजी के पास। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी से कहा कि इस महपा पंवार को लौटा दिया जाए, लेकिन महपा पंवार ने इसे लौटाया नहीं और जब लौटाया नहीं तो जाहिर सी बात है महाराणा कुंभा यहां पर आक्रमण करेगा। सारंगपुर के इसके बाद जब महाराणा कुंभा ने आक्रमण किया, यह युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इस महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने 6 माह तक बंदी बना के रखा था। सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हराने के बाद 6 माह तक इस महमूद खिलजी को बंदी बना के रखा था। और इसके अलावा इस सारंगपुर के युद्ध में विजय के कारण ही महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इस कीर्ति स्तंभ की अपनी बात करेंगे स्थापत्य में, कला संस्कृति में इस कीर्ति स्तंभ की भी बात करेंगे। इस कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो इस सारंगपुर के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप, विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये था सारंगपुर का युद्ध। और क्रम से देखा जाए तो चौथा प्रमुख युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य होता है। महपा पंवार के कारण होता है। महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाया जाता है और कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके बाद अगला प्रमुख युद्ध है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध और यह होता है 1517 ईस्वी में। यहां 2 युद्धों की बात करेंगे, खातौली का युद्ध 1517 में और बाड़े का युद्ध 1519 में। इस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के दिल्ली की सीमा है वो इस खानवा के मेवाड़ के महाराणा सांगा के साम्राज्य के साथ मिलती थी। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य ये खातौली का युद्ध होता है 1517 में। खातौली की बात करें तो ये वर्तमान में है एक स्थान पिपलदा तहसील कोटा में। स्थान पूछा जा सकता है, पिपलदा तहसील कोटा में वर्तमान खातौली है। इस खातौली में इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित किया था। इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और इस इब्राहिम लोदी के एक
पुत्र को अपने पास रखकर बंदी भी बना लिया था। तो ये था आपका प्रमुख खातौली का युद्ध। इसके बाद अगला युद्ध है बाड़ी का युद्ध। 1519 ईस्वी में होता है। सेम शासक बाड़ी का युद्ध 1519 में हुआ था। खातौली के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई, इब्राहिम लोदी की हार हो गई, तो इब्राहिम लोदी ने इस हार का बदला लेने के लिए अपने दो सेनापति, एक का नाम था हुसैन फार्मूली और दूसरे का नाम था मियां माखन, इन दोनों को भेजा था सांगा के विरुद्ध। धौलपुर का एक स्थान है बाड़ी, वर्तमान धौलपुर में है। इस बाड़ी नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा ने इस इब्राहिम लोदी के सेनापतियों को पराजित कर दिया। यानी इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी। तो दो युद्धों में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध दो युद्ध होते हैं, दोनों युद्धों में महाराणा सांगा की यहाँ पर जीत होती है। तो दो युद्ध प्रमुख थे, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। पहले खातौली का युद्ध होता है 1517 में, 1519 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे, हुसैन फार्मूली और मियां माखन। इसके बाद एक प्रमुख युद्ध है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध यह भी 1519 में होता है। महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के साथ होता है। विस्तार से थोड़ा देखें गागरोन का युद्ध। इस युद्ध में एक साइड थे मेवाड़ के महाराणा सांगा। 1519 में ही बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेनापतियों को हराया था और 1519 में ही गागरोन का युद्ध हुआ था। एक साइड थे महाराणा सांगा और दूसरी साइड थे मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय। दूसरी ओर मालवा का शासक था महमूद खिलजी और ये था सेकंड। महाराणा कुंभा के समय महमूद खिलजी फर्स्ट था, अब है महमूद खिलजी सेकंड। दोनों के मध्य 1519 में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में भी महाराणा सांगा की जीत होती है। थोड़े से कारणों की बात करें तो दोनों के मध्य एक तो साम्राज्य विस्तार का प्रमुख कारण था। इसके अलावा इस महमूद खिलजी का एक व्यक्ति था मेदिनी राय और इस मेदिनी राय को किसी कारणवश महमूद खिलजी ने निकाल दिया था और इस महमूद खिलजी को मेदिनी राय को महाराणा सांगा ने अपनी ओर मिला लिया और इसे एक जागीर दे दी, चंदेरी की जागीर। महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को चंदेरी की जागीर दे दी थी और इस महमूद खिलजी ने इस चंदेरी पर आक्रमण कर दिया और चंदेरी पर आक्रमण करने का मतलब है महाराणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। और इसके बाद महाराणा सांगा की सहायता से मेदिनी राय और सांगा एक साइड थे, महमूद खिलजी एक साइड था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ 1519 में और इस युद्ध में महमूद खिलजी की हार होती है और इस हार के बाद कहा जाता है कि महमूद खिलजी को 6 माह तक महाराणा सांगा ने बंदी बना लिया था। इसके पिताजी को भी बंदी बनाया था 6 माह तक और इसको भी बंदी बना लिया और 6 महीने बाद इस महमूद खिलजी के एक पुत्र को जमानत के रूप में सांगा ने अपने पास रखा था और इस महमूद खिलजी सेकंड को छोड़ दिया था। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात मिलती है। एक पुस्तक है तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी और इसका लेखक था निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन महमूद ने महाराणा सांगा के इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की थी। कौन सा उदार व्यवहार? 6 महीने तक बंदी रखा था और इसके बाद इसे छोड़ दिया, यानी 6 महीने तक इस महमूद खिलजी को कारावास में जरूर रखा लेकिन इससे कोई प्रताड़ना नहीं दी गई, कोई अत्याचार नहीं किए गए और 6 महीने बाद इसे छोड़ा। और इसी महाराणा सांगा के जो ये व्यवहार था, इस व्यवहार की
तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने प्रशंसा की थी। तो ये था गागरोन का युद्ध महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। इसके बाद भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध, क्योंकि इस खानवा के युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। खानवा का युद्ध होता है 27 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को यह खानवा का युद्ध होता है। किन के बीच हुआ यह देख लेते हैं। एक और तो थे मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, दूसरी ओर मुगल आक्रमणकारी बाबर, जो कि भारत में मुगल सत्ता की नींव रखने के लिए आया था। बाबर ने इससे पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली पर इसका अधिकार हो गया। लेकिन भारत में एक स्थायी रूप से मुगल सत्ता की स्थापना होती है इसी खानवा युद्ध के बाद, क्योंकि जब तक राजपूताना के शासकों को अपने अधीन नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे आगरा में हो, जब तक राजपूताना के शासकों को अपने अधीन नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी विदेशी साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकेगा। और अपने इस साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए महाराणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध होता है। 17 मार्च 1527 को होता है। कारण बाबर की ओर से बात करें तो एक पुस्तक है बाबरनामा, और इस बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि महाराणा सांगा ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए या भारत पर आक्रमण करने के लिए मुझे बुलाया था। जब मैंने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया उस समय महाराणा सांगा ने अपने कहने के बाद भी मेरी कोई सहायता नहीं की। यानी बाबरनामा के अनुसार सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया। लेकिन यह बात सरासर गलत है, क्योंकि महाराणा सांगा खुद एक शक्तिशाली शासक थे। इनको किसी विदेशी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कारण की बात करें तो दोनों की सीमाएं मिल चुकी थी। इस युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से लगभग समस्त राजपूतों ने इस युद्ध में भाग लिया था। खानवा के युद्ध में हालांकि अधिकतम जानकारी तो आप ले चुके हैं, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यहां पर अपने 2-3 लोगों के बारे में जरूर बात करेंगे। जैसे एक तो है हसन खां मेवाती, इसके बारे में अपनी बात करेंगे। एक अपनी बात करेंगे सलहदी तंवर की, एक बात करेंगे झाला अज्जा की। इसके अलावा इस खानवा के युद्ध में राजपूताना के समस्त राजाओं ने भाग लिया था, तो उनकी जानकारी तो अपने जब मेवाड़ पढ़ेंगे, महाराणा सांगा के ऊपर स्पष्ट पूरी तरह से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात कर लेंगे। खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती था महाराणा सांगा का प्रमुख सेनापति। सलहदी तंवर की बात करें तो ये था विश्वासघात करने वाला, जो कि राणा सांगा की ओर से आया था युद्ध भूमि में, लेकिन बाद में ये बाबर से जा मिला। झाला अज्जा की भी बात करेंगे। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य ये खानवा के मैदान में युद्ध होता है। खानवा का मैदान वर्तमान भरतपुर में। इस युद्ध में राणा सांगा मूर्छित हो जाते हैं। अधिक ज़्यादा घाव लगने के कारण जब मूर्छित हो गए तो इनके जो राज चिन्ह थे, जो मुकुट था, जो राज चिन्ह थे, जिन राज चिन्हों को धारण करके शासक युद्ध करते थे, इन राज चिन्हों को धारण किया था झाला अज्जा ने। और इसके बाद झाला अज्जा यहाँ पर वीर गति को भी प्राप्त होते हैं। हसन खां मेवाती वीर गति को प्राप्त होते हैं। राणा सांगा का सेनापति था। और सलहदी तंवर इस खानवा के युद्ध में विश्वासघात करने वाला व्यक्ति था।
इस खानवा युद्ध के बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम निकले, क्योंकि इसी खानवा युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश को स्थायित्व मिला, मुगल वंश की स्थापना पूरी तरह से हो गई। तो ये था प्रमुख खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। इसके बाद अपने बात करेंगे चित्तौड़ का युद्ध 1535 में। चित्तौड़ का इससे पहले एक युद्ध अपने पढ़ चुके हैं 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था उस समय अपनी बात कर ली थी। इसके बाद बात करेंगे चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध और ये होता है 1535 में। चित्तौड़ का युद्ध नाम से स्पष्ट है मेवाड़ से होगा। मेवाड़ का इस समय शासक था राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य, मेवाड़ का शासक था। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि चित्तौड़ के इस 1535 के युद्ध के दौरान दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक था हुमायूं। इसके अलावा एक ये क्षेत्र था गुजरात, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। मेवाड़ के विक्रमादित्य पर इस बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया 1535 में। इस समय विक्रमादित्य अल्पायु था, इसलिए इसकी संरक्षिका थी इसकी मां कर्मावती। जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो इस कर्मावती ने हुमायूं को एक राखी भी भेजी थी, लेकिन समय पर हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की। अगर सहायता कर देता तो हमेशा राजपूत हुमायूं की मदद करने के लिए तैयार रहते, लेकिन इस युद्ध में हुमायूं ने इस राखी के बदले कोई सहायता नहीं दी। और जब हुमायूं आया था उस समय यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो चुका था। 1535 में बहादुर शाह ने इस मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध से पहले विक्रमादित्य यहाँ से चले गए थे और बागडोर छोड़ गए थे। देवरिया के ठाकुर थे बाघ सिंह। इस बाघ सिंह के अधीन अपना पूरा प्रशासन सौंप गए और ये विक्रमादित्य चले जाते हैं अपने ननिहाल बूंदी, क्योंकि अल्पायु थे। इस युद्ध में देवरिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने किया था केसरिया, कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था जौहर, और ये मेवाड़ में होने वाला द्वितीय साका था 1535 में। पहला साका 1303 में और मेवाड़ का दूसरा साका या चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। कर्मावती के द्वारा इस जौहर का नेतृत्व किया गया। केसरिया का नेतृत्व किया था देवरिया यानी वर्तमान प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ देवरिया के ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया था। और ये था चित्तौड़ का युद्ध और दूसरे साके के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। जब जौहर हो गया, केसरिया हो गया, उसके बाद हुमायूं आया था और इसके बाद बहादुर शाह यहाँ से चला गया। पीछे से इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी बनवीर ने, क्योंकि बनवीर ने यह कहा कि जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था उस समय विक्रमादित्य यहाँ का शासन छोड़कर भाग गए थे। तो ये एक दोषारोपण करते हुए बनवीर ने इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। ये था चित्तौड़ का दूसरा युद्ध 1303 के बाद 1535 में। इसके बाद एक युद्ध होता है साहेब का युद्ध। साहेब का युद्ध, और साहेब का युद्ध होता है 1541-42 ईस्वी में। साहेब का युद्ध हुआ था 1541-42 ईस्वी में। साहेब का युद्ध होता है मारवाड़ और बीकानेर के मध्य। शासकों की बात करें तो मारवाड़ का शासक था राव मालदेव, और बीकानेर की बात करें तो यहाँ का शासक था राव जेतसी।
राव मालदेव और राव जेतसी के मध्य साहिब का युद्ध हुआ था। साम्राज्य विस्तार के कारण ये युद्ध हुआ था। राव मालदेव जिसके सेनापति थे जेता और कुंपा। राव मालदेव एक शक्तिशाली शासक था और उस समय क्योंकि खानवा युद्ध के बाद जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद राजपूतों का प्रमुख केंद्र बन जाता है मारवाड़, और मारवाड़ मालदेव के संरक्षण में एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरता है, एक शक्तिशाली राज्य बनता है। इस युद्ध में मालदेव ने आक्रमण किया। राव जेतसी की इस युद्ध में हार हुई और राव जेतसी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, और जब प्राप्त हुआ तो कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया। क्योंकि ऐसे प्रश्न आरएस लेवल में पूछे जा सकते हैं कि सुमेल के साहिब के युद्ध के बाद बीकानेर का प्रशासक कौन बना, तो ये जो मालदेव का प्रमुख सेनापति था कुंपा, इसे बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया गया। और राव जेतसी की इसमें मृत्यु हो गई। राव जेतसी का एक पुत्र था कल्याणमल, और इस युद्ध का एक बहुत ही बुरा परिणाम यह निकला। इस समय दिल्ली का शासक था शेर शाह सूरी, और ये कल्याणमल चला जाता है शेर शाह सूरी पर और मालदेव पर आक्रमण करने के लिए इसे आमंत्रित करता है। इसके अलावा नागौर से भी शासक जाते हैं शेर शाह सूरी के पास, और शेर शाह सूरी को ये मारवाड़ अभियान करने का इससे उत्तम अवसर नहीं मिलता, सबसे बढ़िया अवसर मिलता है। और इसी कारण इस सुमेल के युद्ध के बाद अगला युद्ध होता है, इस साहिब के युद्ध के बाद अगला युद्ध होता है सुमेल का युद्ध, यानी गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। और आज का ये अपना पढ़ लिया है हमने 10वां युद्ध। साहिब के युद्ध में बीकानेर के शासक राव जेतसी की मृत्यु हो जाती है और बीकानेर पर अधिकार हो जाता है राव मालदेव का, यानी मारवाड़ का अधिकार हो जाता है। और बीकानेर का शासक जो राव जेतसी का पुत्र था कल्याणमल चला जाता है शेर शाह सूरी के पास, और इसके बाद शेर शाह सूरी करता है मारवाड़ अभियान। तो आज का ये 10वां युद्ध है। मोस्टली अपने 30-32 युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, तो बाकी जो युद्ध रह गए वो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।